हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल लेवल अप योर FP&A स्किल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है वेरिएंस एनालिसिस। सो वेरिएंस एनालिसिस किसी भी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी है या आपको देखना है कि आपके यहाँ कितना रिस्क है, तो ये वो एक्टिविटी है जो आपको इसमें हेल्प करती है। जी हाँ, हम इसके बारे में जानेंगे और यहाँ हम मेनली एक बर्ड आई व्यू लेंगे इनकम स्टेटमेंट का। सो देखिए, इनकम स्टेटमेंट में जब हम बात कर रहे हैं वेरिएंस एनालिसिस की, तो उसमें हम बात करते हैं रेवेन्यू की और कॉस्ट की। इन दोनों में हम फाइंड आउट करते हैं कि वेरिएंस कितना है। तो अगर जो हमारा रेवेन्यू हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो ये हमारे लिए एक फेवरेबल पोजीशन है। अगर हमारी रेवेन्यू हमारी एक्सपेक्टेशन से मतलब बजट से अगर कम है तो ये हमारे लिए नेगेटिव पोजीशन है। ऐसे ही कॉस्ट में हम देखते हैं, अगर हमने कम खर्चा किया है अपने एक्सपेक्टेड खर्चे से तो हम बेनिफिट में हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं। तो वेरिएंस एनालिसिस में डिफरेंट स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है कैलकुलेट वेरिएंसेस, जिसमें हम एक्चुअल वर्सेज बजट का कंपैरिजन करते हैं लाइन बाय लाइन और पता लगाते हैं कि किन लाइंस पे हमें डिफरेंसेस हैं, वेरिएंसेस हैं। और ये आइडेंटिफाई करने के बाद हम कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट या मटेरियल अमाउंट जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, उन अमाउंट्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। एक परसेंटेज ले सकते हैं या एक थ्रेशहोल्ड भी कई बार हम डिफाइन करते हैं कि इतने वेरिएंस के ऊपर ही हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब थर्ड स्टेप आता है इन्वेस्टिगेशन का, जहाँ पे हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो डिफरेंस आया है ये क्यों आया है, और इससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंटेशन है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, हम उन्हें रिव्यू करते हैं, हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इस वेरिएंस का रीज़न क्या है। फोर्थ स्टेप आता है आपका आइडेंटिफाई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो जो हमने रूट कॉज एनालिसिस किया है, इसके बेस पे हम अपने पोटेंशियल रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ कहाँ पर रिस्क है। 4 स्टेप होने के बाद 5वां स्टेप आता है करेक्टिव एक्शन लेने का, जहाँ पे हम एक स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं जो हमारी जो हमारे रिस्क हैं उनको मिटिगेट कर सके और अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैपिटलाइज कर सकें। और 6वां स्टेप आता है मॉनिटरिंग रिजल्ट्स। जब हम यहाँ हम जितने भी हमने करेक्टिव एक्शंस लिए हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस को हम चेक करते हैं, और अगर कहीं पे हमें रिक्वायरमेंट है चेंजेस की तो हम वो चेंजेस भी करते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ पर। तो यहाँ हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क की। तो देखिए, आपकी डिक्लाइन सेल्स आपको ये इंडिकेशन दे सकती है कि आपका कंपटीशन मार्केट में ज़्यादा है। ये भी सिग्नल देती है कि कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो रही है। कस्टमर जो पहले लेते थे उनका डिमांड कर्व चेंज हो गया है, वो किसी और चीज़ की तरफ, किसी और प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हैं बजाय जो अभी तक करते थे। या फिर आपकी मार्केटिंग में वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं है, इनफेक्टिव मार्केटिंग है आपकी। आप प्रॉपरली कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, उसके जो क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ को कस्टमर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दूसरा है राइजिंग कॉस्ट। तो ये भी एक इंडिकेशन है रिस्क का कि आपकी इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। आप प्रोडक्शन के जो आपके प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी ओल्ड हैं और इनएफिशिएंट है। आप नए ज़माने के साथ नहीं चल रहे हैं और पुराने ही काम किए जा रहे हैं, जिससे एफिशिएंसी नहीं आ रही है। या फिर हो सकता है आपका कॉस्ट पे कंट्रोल ही नहीं है, पुअर कॉस्ट कंट्रोल की प्रॉब्लम है आपके यहाँ। तीसरा है प्राइसिंग इश्यूज़। तो प्राइसिंग इश्यूज़ भी आपकी रेवेन्यू वेरिएंस का एक कारण हो सकता है, जो आपको हाईलाइट करता है कि प्राइसिंग में आपकी प्राइसिंग या तो बहुत ज़्यादा है या फिर आपकी प्राइसिंग थोड़ी और बढ़ाई जा सकती है। अगर आप अपने वॉल्यूम के टारगेट मीट कर रहे हैं लेकिन तब भी आपकी रेवेन्यू कम है, तो इसका मतलब है आपके पास एक स्कोप है थोड़ा सा अपने प्राइजेज़ इंक्रीज़ करने का। इसी में अगला आता है ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज़।
ये अनफेवरेबल वेरिएंस आपको बताता है कि आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इनएफिशिएंसी है, या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में कुछ इनएफिशिएंसीज है, जिनकी वजह से ये आपको अनफेवरेबिलिटी दिखा रहा है वेरिएंस के थ्रू। या फिर मार्केट चेंज हो गई है, मार्केट में जो डिमांड है वो कस्टमर की शिफ्ट हो गई है। जैसे हर किसी समय में कोई एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ जाती है और आफ्टर सम टाइम जब लोग उसे काफ़ी यूज़ कर लेते हैं तो शिफ्ट हो जाती है डिमांड किसी और चीज़ पर। तो मार्केट चेंजेस आपको ये बताते हैं। या फिर हो सकता है कि कोई रेगुलेशन लग गई हो, अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को रेगुलेट कर देती है तो उसकी डिमांड पर भी इसका असर पड़ता है और वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। अब हम मूव करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ पर। तो देखिए, अगर आपकी डिमांड ग्रोइंग है, आपके पास रेवेन्यू का फेवरेबल वेरिएंस है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड है मार्केट में, और ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कि आपके प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया जाए और एक न्यू मार्केट में एंटर किया जाए। वहीं दूसरी चीज़ यहाँ पर है कॉस्ट सेविंग। अगर आपका कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल है तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी इंडिकेट कर रहा है कि आप और ज़्यादा अपनी कॉस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने प्रोसेसेस चेंज कीजिए, आपके यहाँ और एफिशिएंसी निकल सकती है। अपने सप्लायर के साथ नेगोशिएट कीजिए। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बाय कर सकते हैं, उससे एक हैवी वॉल्यूम ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको नेगोशिएट करना बनता है प्राइस पर। ऐसे ही आप कोई नई टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग की हमने अभी बात करी थी, प्राइसिंग पावर, जो हमने रिस्क में भी बात करी, तो वो उसी का सेम उल्टा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी हमारे यहाँ आइडेंटिफाई होती है इससे। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसीज, सो फेवरेबल वेरिएंस अगर आपके हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, सो ये भी आपको पॉइंट आउट करता है कि आप काफ़ी एफिशिएंट है, जो कि आपको एक गेन और एक एडवांटेज दे रहा है अगेंस्ट योर कॉम्पिटिशन। और अगला है न्यू मार्केट्स। सो रेवेन्यू वेरिएंसेस ये भी हाईलाइट करते हैं कि आपने कहीं अनटैप्ड मार्केट में एंटर तो नहीं कर लिया, कोई ऐसा कस्टमर सेगमेंट आपको मिल गया है जो अभी तक किसी और ने टारगेट नहीं किया, या आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस सेगमेंट को टैप करने की, उस टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर तक पहुंचने की। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से नंबर्स के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ हमारी एक कंपनी है जिसका हमने बजट और एक्चुअल का कंपैरिजन यहाँ किया है, वेरिएंस यहाँ लिखा है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो हम कहते हैं कि रेवेन्यू का जो बजट था वो था 100,000 के, या हम कहें 1 मिलियन, और एक्चुअल में हमारे पास जो एक्चुअल रेवेन्यू आई है वो है 900 के की। ऐसे ही कॉस्ट के कंपैरिजन में तो ये हमें देता है 100 के का नेगेटिव वेरिएंस, क्योंकि हमारा एक्चुअल हमारे बजट से कम था। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में अगर जाएं तो हम देखते हैं कि 600 के का बजट था और हमने जो स्पेंड किया है वो है 630 के, जो अगेन हमें 30 के का एडवर्स वेरिएंस देता है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ ओवरऑल हमें 130 के का जो है अनफेवरेबल बैलेंस मिला है वर्सेस बजट, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी हमने एडवर्सिटी ही मिली है हमें पूरी 20 के की। और टोटल नेट इनकम की हम बात करें तो 150 के का हमारा एडवर्स या अनफेवरेबल बैलेंस है। और साथ ही साथ में हमने यहाँ वेरिएंसेस की परसेंटेजेस भी लगा रखी हैं, जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि हम कैसे इसको देख सकते हैं। तो देखिए हमारे वेरिएंसेस जो निकल के आए हैं, रेवेन्यू में है 100 के का अनफेवरेबल, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में है 30 के का अनफेवरेबल, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी हमारा है 20 के अनफेवरेबल। अब इसके आगे की हम एनालिसिस करेंगे। देखिए वेरिएंसेस को जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमने पाया कि रेवेन्यू में जो हमारी एडवर्सिटी है उसका मेन रीज़न है हमारा एक मेजर क्लाइंट जिसका प्रोजेक्ट हो गया है कैंसिल, और जो हमने बजट में बिल्ड किया था बट अब एक्चुअल में ये नहीं आने वाली रेवेन्यू हमें, क्योंकि वो कैंसिल हो गया है प्रोजेक्ट। दूसरा है इंक्रीज कंपटीशन लेड टू लोअर
प्रोजेक्ट विन रेट। और तीसरा है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में वेरिएंस जो है उसका हमें इन्वेस्टिगेशन करके पता चला कि हमारी जो कॉस्ट है कंसल्टेंट को हायर करने की कॉस्ट वो थोड़ी हायर है देन व्हाट वी हैव बजटेड। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेरिएंस होने का कारण जो हमें पता चला वो है कि हमारी मार्केटिंग स्पेंड बढ़ा है एंड जो कंपनसेट करने के लिए था जो हमने एक क्लाइंट लूज़ किया है उससे, लेकिन मार्केटिंग कैंपेन का भी कोई इफ़ेक्टिव हमें नज़र नहीं आया, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी एडवर्सिटी आई। सो बेस्ड ऑन दिस analysis and investigation, what we actually find out are the below risk and opportunities. So risk में हम बात करें तो हम कहते हैं कि पहला है client concentration. So over reliant on few large client make the company vulnerable to project cancellation. आप थोड़े से कस्टमर के बेस पर ही अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो सावधान रहिए, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है जो आपको जल्द से जल्द मिटिगेट करना चाहिए। दूसरा है कॉम्पिटिटिव प्रेशर। अब इंक्रीज प्राइजेस जो मार्केट में हुए और मार्केट शेयर उसकी वजह से आपका नीचे आ गया और प्राइसिंग के ऊपर आपका प्रेशर बढ़ा, जिससे कि हमारा रेवेन्यू भी डाउन हुआ। लेबर मार्केट की बात करें तो हमें क्वालिफाइड कंसल्टेंट नहीं मिले, जिसकी वजह से हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ी और जो हमने एडवर्सिटी देखी अपनी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में। हमारा इनफेक्टिव मार्केटिंग हुआ, हमने मार्केटिंग पर स्पेंड किया लेकिन वो उतनी लीड्स जनरेट नहीं कर सका जितनी हमें उम्मीद थी और जितनी हमने सोची थी। तो ये थे रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई किए अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हमारे पास है डाइवर्सिफिकेशन की। जैसा हमने देखा हमारे कुछ ही कस्टमर हैं जो कि लार्ज रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जिनमें से एक ने हमें अभी प्रोजेक्ट कैंसिल की वजह से हमारी रेवेन्यू डाउन हो गई। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई करने की, स्मॉल कस्टमर को लाने की या फिर एक नई इंडस्ट्री में एंटर करने की। डिफ्रेंशिएशन, हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में डिफ्रेंशिएशन लाना है अपने कंपटीशन से। हमें कुछ स्पेशलाइज्ड या एक्सपर्टीज सर्विसेज प्रोवाइड करानी चाहिए या कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन हमें देना चाहिए जो कंपटीशन के पास नहीं है, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन इन सर्विस और प्रोडक्ट। तीसरा है एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट। तो हमने देखा था कि हमारे पास अच्छे लेबर नहीं थी, जिस वजह से हमारा वहाँ पर भी एडवर्सिटी आई। तो यहाँ पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए एफिशिएंसी ऑफ सर्विस डिलीवरी में, अपने लेबर कॉस्ट को घटाने के लिए उनको ट्रेन करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हमें उनको प्रोवाइड करानी चाहिए जो उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सके और हमारी लेबर कॉस्ट को घटाया जा सके। हमें अपनी मार्केटिंग कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिले उसकी। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बाद हम बात करते हैं कि कंपनी को क्या करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए जिससे कि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें, मिटिगेट कर सकें और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को वो कैपिटलाइज कर सकें। तो देखिए इनको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम है क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन। इनको एक्टिवली परस्यू करना चाहिए न्यू क्लाइंट के लिए उसी इंडस्ट्री में या किसी दूसरी इंडस्ट्री में। इनको सर्विस डिफरेंशिएशन लाना चाहिए, डेवलप करनी चाहिए स्पेशलाइज कंसल्टिंग सर्विस जो कंपटीशन इनका रेप्लिकेट ना कर सके और ये मार्केट में अपनी डिफरेंशिएशन बनाए रखें। और यहाँ इनको अपने प्रोसेसेस इंप्रूव करने चाहिए, कुछ अच्छे मैनेजमेंट मेथडोलॉजी और टूल्स इनको इम्प्लीमेंट करने चाहिए जिनसे इनका जो है एफिशिएंसी बढ़े और कॉस्ट रिडक्शन हो। मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन इनको करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि मार्केटिंग कैंपेन की परफॉर्मेंस कहाँ डाउन हो रही है और उसमें जो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट है रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि इनका ROI इम्प्रूव हो सके। और साथ ही एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, ऐसे डेवलपमेंट प्लान बनाए जिनसे उनकी स्किल्स इम्प्रूव्ड हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो चलिए फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं। एक वेरिएंस एनालिसिस एक इतना पावरफुल टूल है जो आपको आइडेंटिफाई करके देता है रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ आपके बिजनेस की, और अगर आप सिस्टमेटिकली एक्चुअल रिजल्ट को अपने बजट से कंपेयर करें और इन्वेस्टिगेट करें, रूट कॉज एनालिसिस करें वेरिएंस का और डेवलप करें करेक्टिव एक्शंस
तो कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते ही है, अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव कर सकती है इसके यूज़ से। तो देखिए, ये था वेरिएंस एनालिसिस, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।